ठीक है बच्चों, तो क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक बात को आप फिर से समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपके सामने कर्व ये बनाया है और कर्व बना करके उस पे हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ की है। तो हम टैंजेंट के साथ साथ बच्चों उस पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मल और टैंजेंट की इक्वेशंस आपको मैंने नहीं बताई थी, वो बता देता हूँ। तो जो नॉर्मल और टैंजेंट की इक्वेशन है बच्चों, वो आपको पता होनी चाहिए इस स्टेज पे, शायद आपको पता भी हो। दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट is y minus y1 is equal to dy by dx at point x1 y1 times x minus x1, जहां पे बच्चों ये x1 y1 पॉइंट ये होता है। और इसी पॉइंट पे जब हम नॉर्मल का स्लोप लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाती है। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो बन जाती है बच्चों y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx at point x1 y1 into bracket x minus x1। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्लोप के साथ साथ इनकी इक्वेशंस भी आपसे पूछी जा सकती है। आई होप आप लोग को ये बात पहले से भी पता होगी। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। तो बोलिए संचिता, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? ओके ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हर बच्चे को पता होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो उसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो उसका एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है। और बच्चों हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात ही तभी करते हैं जब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये बात आप लोग को पहले से भी पता होगी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करते हैं कि फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव कर देते हैं। तो इस बात को आप भले लिख भी सकते हैं, हो सकता है आपको शायद कम पता हो, तो हम इस बात को आपको लिखवा भी देते हैं। तो लेट fx is continuous, let fx is continuous on close interval a to b and differentiable at open interval। यहां पर ओपन इंटरवल होता है a to b। ठीक है, तो अगर ऐसा है बच्चों तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो fx है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में? ऑन a to b। अगर ऐसा है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा यानी कि f डैश x वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू a to b। ठीक है बच्चों, ये बात आपको पहले से भी पता होगी, लेकिन अब आप बोर्ड लेवल पे समझ गए होंगे कि बोर्ड लेवल में इसका कितना पार्ट यूज होना है, वो आपको पता पड़ गया होगा। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि fx is strictly decreasing on interval a to b, then f dash x जो है आपका वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग टू a to b। तो बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन मैंने आपको बता तो दी है, लेकिन आई होप इसको आप पहले से भी जानते होंगे। तो बच्चों हम लोग सीधा अपना क्वेश्चंस की तरफ मूव करें और वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपके पास है फाइंड द इंटरवल्स in which fx is equal to x plus 1 का होल क्यूब
इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बच्चों अभी मैंने काफी आसान सा क्वेश्चन आपको दिया है, ये काफी बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। अभी मैंने आपसे पूछा है कि आपके पास एक फंक्शन दिया है एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, आपको पता लगाना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तो बात बाद में आती है, सबसे पहले आप देखेंगे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आप कहोगे सर ये तो पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो सर ने बताया कि हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होती है। तो पॉलिनोमियल्स है तो कॉन्टिन्यूअस होंगी, डिफरेंशिएबल भी होंगी, वो तो समझ गए आप। अब आप चेक करो, आपसे ये पूछा गया है कि बोर्ड लेवल पे ये इंक्रीजिंग कब है या डिक्रीजिंग कब है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका बिना सोचे समझे सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करना तो काफी आसान काम है आपके लिए। तो आप इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। अब जाहिर सी बात है कि आप इनके होल क्यूब थोड़ा ना खोल देंगे, आपको जो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट वाला फॉर्म बताया गया है उसको आप पूरी अच्छी तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और दूसरे वाले का करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और एक्स माइनस 3 का करेंगे तो 1 आएगा। प्लस अब हम x माइनस 3 के होल क्यूब का नहीं करेंगे, अब x प्लस 1 के होल क्यूब का करेंगे तो वो आ जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमें f डैश x को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है, फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाना है, तो हम जो मैथमेटिक्स का रूल होता है उसी को अप्लाई करेंगे। अभी हमको उसमें कॉमन पार्ट काफी सारे दिख रहे हैं, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। तो बच्चों जो जो उसमें कॉमन है वो आप कॉमन अपना ले लीजिए। जब आप कॉमन वगैरह लेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, आप चेक कर सकते हैं यही आ रहा है, और अंदर बचेगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3, ये आ रहा पार्ट, आप खुद से भी करके चेक कर सकते हैं। अब बच्चों उसको आप और भी ज्यादा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है 2x माइनस 2 से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना निकलने के बाद अब आपको क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है इंक्रीजिंग के लिए फिर डिक्रीजिंग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमने बच्चों एफ डैश एक्स को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो बच्चों ये हो गया 6 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये बच्चों मैंने कर दिया। अब बच्चों आपको यहां पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होता है वो क्लास 11th के स्टैंडर्ड्स में बताया भी जाता है। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आप लोग सब लोग जानते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। आपको बताया जाता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होने की वजह से उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यानी आपके पास जो फाइनल इनइक्वालिटी आएगी वो आएगी x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। उसके बाद बच्चों इसका सॉल्यूशन अगर आप नंबर लाइन से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और नंबर लाइन बिना बनाए डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, इधर होता है प्लस फिर होता है माइनस, तो सबसे पहले प्लस माइनस, तो आपको कौन सा रीजन चाहिए, प्लस वाला चाहिए, तो आप लिखोगे x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। उसके बाद बच्चों जिस फैक्टर को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं उसको हम क्रॉस चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर में आ गया हो, क्योंकि अगर क्रिटिकल पॉइंट वो वाला यानी कि -1 और 3 अगर वो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं इसमें तो उससे ये 0 बन जाएगा, और 0 हमें चाहिए नहीं। तो बच्चों -1 तो उसमें नहीं आ रहा लेकिन 3 आ रहा है, तो हम 3 को उसमें से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो 3 एक एलिमेंट है, उसको मैंने इस तरीके से एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो बच्चों इस इंटरवल के लिए जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, सबको बात ये समझ में आ गई होगी। तो इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट हर बच्चे को पता है, और अगर ना भी पता हो, वो कंफ्यूज हो, तो मेरे को अभी भी बता सकता है। तो अब हम लोग बच्चों यही दूसरा काम यहीं पे कर लेते हैं।
छोटा सा, क्योंकि सब कुछ काम कर चुके हैं, तो फिर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर fx to be decreasing, for fx to be decreasing, we must have f dash x less than 0, हम ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों ये आपका जो 6 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 है, इसको हम लेस देन 0 करेंगे। अगेन बच्चों जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको इनइक्वालिटी से हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x माइनस 1 लेस देन 0, और इसको हम नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आएगा x आपका माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है। लेकिन अब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्या आपके इस आंसर में -1 और 3 तो नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे सर -1 आ रहा है, तो हम -1 को इसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो हटाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, आप रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक ही एलिमेंट हटा रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज -1, तो -1 को आपने यहां से रिमूव कर दिया। और अगर आप किसी और भाषा में लिखना चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस इंटरवल के लिए जो फंक्शन होगा वो आपका स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन काफी आसान आपको लगा होगा, इसमें ऐसा कुछ मैंने रफ एंड टफ काम नहीं किया है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। बस बच्चों जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके गलत होते हैं, जो कॉपीज चेक होने पर गलत पाए जाते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। जब ये कंडीशंस लगती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स सारे के सारे गलत निकल आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस पे जाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा समझ में आ गया होगा, ये इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें कुछ भी पार्ट। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अभी 2 साल पहले का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत हो चुका है, इसलिए आपको मैं करा दे रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच the function fx is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बेहद आसान है, तो भी आपका क्वेश्चन ही गलत हो चुका है आप लोगों का एग्जाम्स में। तो बच्चों आपको पता लगाना है ये किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस इंक्रीजिंग, ठीक है, और डिक्रीजिंग। तो ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, तो मैं एरो से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों कॉमन बात क्या होगी, कॉमन बात ये होगी कि आप सबसे पहले करेंगे क्या, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख करके तुरंत कहेंगे कि सर इसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए आराम से। तो बोर्ड एग्जाम लेवल में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आप उसकी पहले चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चंस नहीं आते। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही होगा कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालना होगा, आपको कहीं से उसको चेक नहीं करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मतलब वगैरह वो सब जो भी बातें होती है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको बिना सोचे समझे डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट करके अपने आंसर को निकालिए, और उसमें आपको कुछ पता पड़ेगा कि उसमें कुछ गलतियां भी आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट करने से पहले आपको क्लियर कट एक और बात नजर आ रही होगी कि लॉग के पास 1 प्लस एक्स है, और लॉग की डेफिनेशन आपको आपके सर ने जरूर बताई होगी कि कोई लॉग होता है तो वो डिफाइन कब होता है, जब उसका ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो और बी कभी 1 ना हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ होल्ड करती है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन, तभी ये लॉग डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो लॉग की डेफिनेशन आपको ये जरूर याद रखनी है। एज वेल एज आपका जो दूसरा फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर है, तो आपको उसका भी डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका x है वो क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं आना चाहिए। जो भी आप इंटरवल निकालेंगे बच्चों, उसमें x जो है वो -2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि -2 पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा।
और जो भी आप x निकालेंगे वो -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, वो -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आप बच्चों ये तो बात समझ ही गए कि फंक्शन को देख करके कि उसमें लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि फंक्शन पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। तो ये बात आपसे कोई कहेगा नहीं, ये बात आपको खुद से सोचनी पड़ेगी कि जो भी आप आंसर निकालें वो आंसर आपकी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि x आपका -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 + x इज ग्रेटर देन 0 और 2 + x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू -2। तो ये बात बच्चों आपसे बोली नहीं जाएगी, ऑब्वियस है, आप इसको समझ जाएंगे हो। अब आगे कंटिन्यू करिए, आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो इसके डिफरेंशिएशन में भी आप लोगों से बहुत बड़ी कलाकारी होती है, आप पता नहीं कौन से जमाने का कैसा डिफरेंशिएशन लगाते हो, और डिफरेंशिएशन करने के लिए जो फाइनली निकाल के देते हो वो मैच ही नहीं करता है कभी। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो log u का हो जाएगा 1/u, log u का 1/u माइनस, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो नीचे वाला इंटू d/dx ऑफ ऊपर वाला, तो ऊपर वाला करेंगे तो 2x का 2 आएगा, माइनस 2x इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला, तो 2 + x का करेंगे तो 2 का 0, x का 1, तो आप इसको 1 लिख सकते हो। इतना आसान है डिफरेंशिएशन, लेकिन आप लोग की कॉपीज में बहुत ही गलती होता है क्वेश्चन। तो f' इज इक्वल टू 1/1 + x माइनस, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब बच्चों इतना डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या आप रुक थोड़े नहीं जाओगे? इसको आपको कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें जब तक आपका जो f' है वो आपका जब तक फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होगा तब तक आप उसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसे थोड़ा ना लिख दोगे यहाँ पे भी कि f' इज ग्रेटर देन 0, कहोगे सर यहाँ से कोई इंटरवल निकल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कई लोग छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है, इसको आगे करना है। ठीक है ना? तो f' इसको आप थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए अपने लेवल पे, जो आप कर सकते हैं तो ये सिंप्लीफाई होगा। तो दिस इज 1 + x, दिस इज 2 + x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 + x। ठीक है बच्चों? तो अब बच्चों इसको आप करते चले जाइए अपने लेवल पे जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x² होल डिवाइडेड बाय 2 + x स्क्वायर 1 + x। आप अपनी कॉपी में करके चेक कर लीजिए, यही आएगा। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में चेक कर लें और इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख लें। दिस इज x/2 + x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1/1 + x, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है? तो सभी बच्चों का ये f' तो निकल आया होगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए वही स्टेटमेंट जो मैंने आपको पीछे लिखना सिखाया था आप उसको लिखेंगे। फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग वी मस्ट हैव f' ग्रेटर देन 0। ये अब आप अपने आप लिखेंगे क्योंकि मैंने एक बार आपको लिखना सिखा दिया। तो इसको आप लिखेंगे f' मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और आपसे यहाँ पर काम अब चालू कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे x/2 + x का होल स्क्वायर इंटू 1/1 + x। ये आ गया। तो आपको सिखाया गया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे ही डिस्कार्ड करेंगे तो आपका आएगा 1/1 + x ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। ठीक है? ध्यान से देखिए, ये आ गया। अब बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा? ये तो एक इनइक्वालिटी है, 1/x + 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन क्या -1, यानी x बिलोंग टू -1 से इंफिनिटी। ये आ गया कि आपको अभी डाउट है? तो क्या लिखेंगे आप? -1 से इंफिनिटी। जैसे ही आप बच्चों -1 से इंफिनिटी लिखेंगे तो आपको लिखने के बाद क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको अपना आंसर, कि आपने कोई ऐसा x तो नहीं ले लिया जिससे वो आपकी इनइक्वालिटी 0 हो रही है। तो आप कहोगे यस, क्योंकि सर x जो है आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 0 ले लेंगे तो इनइक्वालिटी 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि x न्यूमरेटर में है। उसके अलावा x -2 नहीं हो सकता, तो -2 इसमें है भी नहीं। और x आपका अपनी डोमेन में आना चाहिए, तो डोमेन आपकी -1 से इंफिनिटी थी, उसी में आ भी रहा है। तो इसका मतलब जो आपने काम किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको उसमें से क्या हटाना पड़ेगा? एक 0 हटाना पड़ेगा। या आप अपने आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -1 से 0 यूनियन 0 से
इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन तो है ये 3 मार्क्स का, लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना हो पाए किसी भी लेवल पे। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में आ भी चुका है, तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में है तो करेंगे कैसे। तो बच्चों मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका आप इंटरवल कैसे निकालेंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो भी आप इंटरवल अपने आप से खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर जो इंक्रीजिंग का कर सकता है तो वो डिक्रीजिंग का भी खुद से ही कर सकता है। ओके, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी छोटा सा ही है, लेकिन एग्जाम में वो आपका गलत ही माना गया है, क्योंकि जिस लेवल पे आप गलत करते हैं वो एक इनइक्वालिटी की वजह से आपका गलत हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं तो वो इजी और बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, लेकिन वो इनइक्वालिटीज की वजह से अलग गलत हो जाता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इंटरवल in which fx is equal to 4x square plus 1 upon x is increasing or decreasing। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप एक के लिए कर लीजिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन है। इस फंक्शन को लोग समझते हैं काफी आसान है, लेकिन ये एक स्टेप में गलत हो सकता है, तो वहां आपको बस ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए वही प्रोसेस फॉलो किया जो आपको बताया गया है। तो आप इसका डेरिवेटिव पहले निकाल लीजिए, और डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर आप इसको क्वेश्चन फॉर्म लगाएंगे तो भी हो जाएगा, और अगर इंडिविजुअल स्प्लिट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। तो पहले आप एक काम कर लीजिए, जल्दी होने के लिए आप इसको अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए। तो 4x स्क्वायर अपॉन x, दिस इज 4x प्लस 1 अपॉन x, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। अब आप लिखिए f डैश x इज इक्वल टू 4x का 4 हो गया और 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर। दैट मींस आपका f डैश x आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या बताया गया कि जो आपका f डैश x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों जो आपका f डैश x है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। वो आपने पॉजिटिव कर दिया, ठीक। अब बच्चों इसी इनइक्वालिटीज में कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को पता नहीं क्या क्रिएट हो जाती हैं कि वो गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको आपको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बच्चों नीचे है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं है, ठीक है ना। न्यूमरेटर में भी पता नहीं आपका क्या कौन सा लॉजिक काम करता है कि आप किस तरह से कर देते हो, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। न्यूमरेटर को तो आप ये लिखोगे ना 2x प्लस 1 2x माइनस 1, यही तो मतलब हुआ न्यूमरेटर का। अब आप इसको सॉल्व कर लो नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इंटरवल तो खुद ही पता होगा, माइनस हाफ हाफ कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर आ गया, क्या आंसर आया, लेस देन माइनस हाफ और ग्रेटर देन हाफ, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन हाफ से इंफिनिटी। ये बच्चों आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, ये काम आप समझ गए हैं कहां पे गलती हो सकती है, तो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप अपना आंसर निकालने के बाद क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके आंसर में कहीं x बराबर 0 तो नहीं आ रहा है, आ तो नहीं रहा है, तो उसका मतलब ये आंसर आपका सही है, ठीक है ना। तो उस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन आपको डिक्रीजिंग के लिए ध्यान देना पड़ेगा, मैं डिक्रीजिंग के लिए आपको लिख देता हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। तो डिक्रीजिंग वाला जो इंटरवल है बच्चों वो माइनस हाफ से हाफ है, लेकिन उसमें 0 भी आ रहा है, तो 0 को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो माइनस हाफ से 0 यूनियन 0 से हाफ, इसमें स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर आपकी गलतियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। तो बच्चों तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख करके सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप उसमें क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देके करेंगे आपको, ताकि आप जल्दी से उसको कर पाओ। तो सबसे पहले आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, the next question is on your screen. The question is, find the intervals in which the function given by fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x whole divided by 2 plus cos x। ये बच्चों आपके पास इंटरवल दिया है और यहाँ पे फंक्शन दिया है। यहाँ पे जो x का इंटरवल है वो x आपका लाई करता है 0 से 2 पाई। यहाँ पे गिवन है कि जो x है आपका 0 से 2 पाई है। आपको निकालना है कि ये कब इंक्रीजिंग है और ये कब डिक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको दोनों यहाँ पे चेक करना है। कोई एक भी चेक कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालने में ही यहाँ पर इतनी कलाकारी हो जाती है कि क्वेश्चन ही चला जाता है। तो सबसे पहले आप एकदम पेशेंस से रखते हुए, आपको अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो आप पहले उसको डिफरेंशिएट करिए। तो नीचे वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, तो 4 sin x तो ये हो गया 4 cos x, 2x का हो गया 2 माइनस आप x sin x का करेंगे तो वो x sin x का या तो आप अलग से करके यहाँ पे डाल दीजिए या तो यहीं पे कर लीजिए। कैसे करेंगे, पहले x का करेंगे तो 1 हो जाएगा तो cos x हो गया। अब cos x का करेंगे, x का नहीं करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको x cos x का करके दे दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला फंक्शन समझ गए ना, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे, यानी कि 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x इंटू ब्रैकेट नीचे वाला, तो 2 का 0 cos x का माइनस sin x, ये हो गया। इसके डिफरेंशिएशन में ही काफी लोगों को परेशानी होती है। और नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस cos x का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों आपका एफ डैश एक्स। जस्ट मैंने अभी अभी आपको डिफरेंशिएट करके दिया है। ठीक है, अब बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी सिंप्लीफाई कर पाओ। आपको सब मल्टीप्लाई करना है, खोलना है। जब आप ऐसा करोगे तो सारे टर्म आपके कैंसिल होते चले जाएंगे। आप करके चेक कर लो, और एक जगह आएगा 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, 4 कॉमन लेकर के आप sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को 1 कर लो। थोड़ा पेशेंस रखो, उसको ओपन करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास आएगा cos x टाइम्स 4 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आप करके पहले चेक कर लो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही आएगा, आप करके चेक करो। ओके, तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स आप क्या करोगे, पॉजिटिव करोगे। तो आप कहोगे कि सर cos x into 4 minus cos x whole divided by 2 plus cos x का होल स्क्वायर, इसको ही तो हम पॉजिटिव करेंगे। तो इसको पॉजिटिव करने में आपका डर क्यों हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों अगर 4 माइनस cos x को देखोगे तो 4 माइनस cos x को अगर आप cos x की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी डालोगे -1 तो ये 5 हो जाएगा तो भी पॉजिटिव है, और मैक्सिमम वैल्यू भी डालोगे +1 तो ये 3 हो जाएगा तो भी पॉजिटिव है। तो cos x की अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो भी ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। जो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद बच्चों ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही हट जाएगा। यानी आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ cos x पे। किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ cos x पे। और x आपको बिगिनिंग में दिया गया कि x आपका 0 से 2 पाई है। आप क्वेश्चन में चेक करो, मैंने स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूं, x का इंटरवल आपको दिया गया 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के ही बीच में बच्चों आपको बताना ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सारे इंटरवल्स मायने रखते हैं। ठीक है ना, इसी इंटरवल में ही आप बताएंगे कि कब वो इंक्रीजिंग है कब वो डिक्रीजिंग है। अगर इंटरवल दिया गया है और दिया ही नहीं गया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है कि 0 से 2 पाई में आपको बताना है कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो ये तो हर कोई बच्चा जानता है कि cos x 0 से 2 पाई के बीच में किस तरह से बनता है।
तो उसका आप ग्राफ देख लीजिए, मैं आपकी स्क्रीन पे बना दे रहा हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया है। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। तो आप 0 से 2 पाई के बीच में खुद देख लो कब ये इंक्रीजिंग है कब ये डिक्रीजिंग है। तो cos x बच्चों कब पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव का मतलब प्लस में वैल्यू कब देगा? तो आप कहोगे सर 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ASTC के हिसाब से देख लो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि 3 π/2 से 2 पाई। चाहे आप ग्राफ से देख लो, चाहे आप ASTC जो आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है उससे यूज कर लो। तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो आपका x है वो है 0 से π/2 यूनियन 3 π/2 से 2 पाई। ठीक है, समझ में आ गया? ये गिवन है। और डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग के लिए कौन सी बड़ी बात है इसमें लिखना भाई? तो डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा π/2 से 3 π/2, वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल मैंने आपको सिखा दिया। तो दिस इज द इजीएस्ट वन, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये तो अभी मैंने सिंपल ही आपको उठा के दिया है। ठीक है ना, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको टफ मत मान लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम आपने अभी खेल नहीं किया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, आपको ध्यान से समझना होगा। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा प्रूव दैट करके लिख देता हूं ताकि आप भी कर लो पहले। प्रूव दैट f theta is equal to 4 sin theta whole divided by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function, is an increasing function of theta in theta जो आपका है वो 0 से π/2 के बीच में। तो बच्चों आपको देखो मैंने पहले से ही इंटरवल दे दिया और दे दिया है कि आप सीधा सीधा प्रूफ करो कि ये जो आपका फंक्शन है वो 0 से π/2 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अब आपके पास तो काम काफी आसान है, अब तो आपको उसको सिर्फ पॉजिटिव दिखाना है कि हर तरह से पॉजिटिव है, ये आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और मजे की बात ये है बच्चों, इसका जो डिफरेंशिएशन आप निकालोगे, आप निकाल के भले चेक कर लो, इसका जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे बच्चों तो वो डिफरेंशिएशन यही आएगा जो जस्ट आपने अभी निकाला था। आप निकाल के चेक कर लो भले, ये वही वाला डिफरेंशिएशन, आंसर फाइनली वही आ जाएगा। आप करके चेक करो एक बार। तो कैसे करोगे? दिस इज f डैश थीटा इज इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन, ठीक है, इनटू d बाय डी थीटा ऑफ ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस ऊपर वाला इनटू d बाय नीचे वाला, तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे आप इसको करिए तो आपको समझ में आएगा कि ये तो वही निकल के आया जो सबने अभी पीछे बताया है। 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करिए, जब आप इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 cos थीटा, एलसीएम ले लीजिए, माइनस cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर खोल करके एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप, तो ये आएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, इसमें आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा 4 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आप चेक कर लो, आपका वही फंक्शन जो जस्ट मैंने आपको बताया था पीछे, वही है। तो भैया मैंने क्या बताया था आपको, यही तो बताया था कि जो ये फंक्शन है उसमें 4 माइनस cos थीटा ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ cos थीटा बचा। और फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो आपका f डैश थीटा वो आप पॉजिटिव लिखोगे, इसका मतलब cos थीटा आप पॉजिटिव लिखोगे, और इसका मतलब
ये पॉजिटिव तो होता ही है 0 से π/2 के बीच में। तो आपका ये पार्ट प्रूफ हो गया कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर द इंटरवल 0 से π/2। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, बस ये देखने में ऐसा था कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन वही था, बस फॉर्म बदल करके आपको मैंने दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोबारा। अब तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री का लेवल मैं टफ करता चला जाऊंगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, show that fx is equal to tan inverse sin x plus cos x is an increasing function on 0 से π/4। तो बच्चों मजे की बात यह है कि मैं अभी आपको सारे आंसर्स लिख के दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको टफ लगना चालू हो जाएंगे। ओके, तो fx इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x आपको प्रूफ करना है। ये 0 से π/4 में इंक्रीजिंग है, लेकिन एग्जाम में आपके पास ये इंटरवल नहीं दिया होगा, ये अभी मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप फंक्शन को देखेंगे, tan इनवर्स के अंदर है sin x प्लस cos x। तो आप क्या करेंगे, क्या sin x प्लस cos x को 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? आप रिप्रेजेंट करो, कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। मतलब ये दिमाग में अगर रख रहे हो कि tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्म बनाते हैं, थीटा बाहर निकाल लेते हैं, वो फॉर्म बन ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको यहां पर चेन रूल ही लगाना पड़ेगा। तो आप चेन रूल लगाने के लिए तैयार हो जाइए। सभी बच्चों को इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x, और tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और जिसको t माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करिए, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये बात ध्यान देने वाली है। बच्चों आपका जो फंक्शन है, अब इसको लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फंक्शन आपका क्या बना है डिफरेंशिएट करने पे, जरा देखिए, cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आपको पता लगाना है कि ये 0 से π/4 छोड़ो, ये गिवन भी ना होगा तो आप कैसे करते हैं, आप कहते हैं डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस में 0 भी आएगा। मान लीजिए कि sin x माइनस 1 हो गया, cos x प्लस 1 हो गया तो 0 हो गया, लेकिन 1 प्लस करेंगे तो पॉजिटिव होगा ना, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। यानी आपका जो इनइक्वालिटी बची है वो किस पे बचेगी, वो आएगी f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x पे, नहीं तो आएगी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप क्या लिखोगे कि जो आपका f डैश x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब cos x माइनस sin x पॉजिटिव होना चाहिए। और cos x की वैल्यू sin x से बड़ी कब होती है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में बता चुका हूं, और अगर नहीं पता है तो आप दोबारा देख लो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है, वो कौन सा इंटरवल होता है, वो होता है 0 से π/4, और उसके लिए मैंने आपको स्पेसिफाई करके ग्राफ भी बनाया था। तो बच्चों ये देखिए, ये sin x का ग्राफ है आपके पास और ये cos x का ग्राफ है, ये मैंने आपको ऐसे बताया था बना के। और मैंने बताया था कि ये जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पर दोनों की वैल्यू सेम होती है वो होती है π/4, और 0 से π/4 के बीच में cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है। तो cos x माइनस sin x क्या होगा, वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, लेकिन कौन से इंटरवल में, फॉर x बिलोंग टू 0 से π/4। इसका मतलब 0 से π/4 में फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, 0 से π/4 में आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन बच्चों कई जगह इसको आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि कई जगह एग्जाम में इनको बहुत अजीब अजीब मेथड से किया जाता है। वो क्या कर लेते हैं, इसमें से cos x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस tan x बनाते हैं, फिर tan x से इंटरप्रेट करते हैं। अब पता नहीं वहां तक आप सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया दिस इज द इजीएस्ट वे।
अगर आप ऐसे करेंगे या तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सेपरेट इंटरवल 0 से π/2 into sub intervals in which fx is equal to sin 3x is increasing or decreasing। तो बच्चों देखिए, आपको पास क्वेश्चन दिया है कि 0 से π/2 के बीच में आपका जो फंक्शन है sin 3x वो कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हम ग्राफ बना के कर देंगे, ग्राफ बना देंगे उसमें दिख जाएगा कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, मतलब जहां पॉजिटिव होगा वहां इंक्रीजिंग होगा। 0 से π/2 के बीच में sin 3x का ग्राफ जहां पॉजिटिव होगा वो इंक्रीजिंग होगा, जहां निगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग होगा, यही तो होगा। लेकिन अगर आप ग्राफ बना करके चले आओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि आप लोगों में से जो जनता है वो 90% यही काम करती है, इसका ग्राफ बना देती है और क्वेश्चन बहुत तेजी से गलत हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, मैंने आपको एक स्पेसिफाई करके बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, जहां पर आपको बताना होता है कि ये जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 1 पे और एक्स इक्वल टू 2 पे। इसको भी शो करने के लिए आप ग्राफ बना देते हो, वो भी टोटली गलत है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा गलती मत करिएगा। आपको जो एल्गोरिथम बताई थी मैंने उसी से आपको करना था, ठीक है ना, उसी से आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ग्राफ मत बनाइएगा, क्योंकि ज्यादातर जनता इस पे ग्राफ बना देती है, तो वो मत करिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में तकलीफ क्या होती है, लोग इसको क्यों जल्दी समझा करके या लिख नहीं पाते, जानने क्यों नहीं कर पाते, मेरे को पता नहीं है। सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना होगा कि आपका जो फंक्शन है वो sin 3x है और एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो भैया फिर क्या करो, डिफरेंशिएशन तो आता ही है, डिफरेंशिएशन कर लिया करो। सो sin 3x का हो गया cos 3x और 3x का हो गया 3। अब बच्चों आपको दिखाना है कि आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव के लिए करते हैं पहले, ठीक है ना। तो आपको चेक करना होगा कि 3 cos 3x कब पॉजिटिव है, आपको तो ये चेक करना होगा भाई 3 cos 3x कब पॉजिटिव है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 3x जिस इंटरवल के लिए पॉजिटिव होगा उसी में फंक्शन आपका ये इंक्रीजिंग होगा sin 3x। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो इंटरवल दिया है ये 3x का इंटरवल नहीं दिया है, ये जो इंटरवल दिया है ये किसका इंटरवल दिया है, ये x का इंटरवल है। x आपका कहां से लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर x आपका 0 से π/2 है तो 3x कहां से लाई करेगा, तो पूरे में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3x लाई करेगा 0 से 3 π/2 के बीच में, ठीक है। अब बच्चों आप अपना क्या काम करो, आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ध्यान से देखो, ये जो 3x है, ये जो 3x है इसी में तो आपको दिक्कत लगती है बार बार जो आप क्वेश्चन गलत करते हो। 3x को मान के थीटा मान लो, अगर थीटा आपका 0 से 3 π/2 के बीच में है, थीटा आपका
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया, आपके पास जो क्वेश्चन था आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके आ गया 3 cos 3x। ठीक है, आपने कहा कि जो आपका x है, ध्यान से देखिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये आपका x है, तो ये आपका x कहां से लाई करता है, ये लाई करता है 0 से π/2 के बीच में। अगर x 0 से π/2 के बीच में तो आपको 3x से लेना देना है, क्योंकि वहां पे आपका cos x पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए आपका लिखा हुआ है कि जो आपका cos 3x है वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी आपको 3x से लेना देना है। यानी अगर आपका x 0 से π/2 के बीच में तो 3x 0 से 3π/2 के बीच में, समझ गए। अब आपने क्या किया, आपको cos के ग्राफ से लेना देना है, तो आपने cos का ग्राफ बना लिया 0 से 3π/2 के बीच में, ठीक है। तो बच्चों जब आपका 3x 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। तो 0 से π/2 के बीच में अगर 3x लाई करेगा तो उस एंगल का cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, ठीक है ना। आप चेक कर लो कि 0 से 3π/2 के बीच में अगर लाई करेगा तो देखो मैं पॉजिटिव करके आपको दिखाता रहा हूं, ये देखिए पॉजिटिव है, ठीक है, इसी को तो पॉजिटिव कहते हैं और क्या होता है। तो 3x जब 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो x कहां से लाई करेगा, x लाई करेगा 0 से π/6, यानी 0 से π/6 के बीच में आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो 3x है वो π/2 से 3π/2 के बीच में लाई करा दीजिए। जैसे ही लाई कराएंगे तो उसमें cos का ग्राफ कैसा होगा, उसमें cos का ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, यानी फंक्शन आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर 3x आपका π/2 से 3π/2 के बीच में है तो आपका x कहां से लाई करेगा, x लाई करेगा π/6 से π/2 के बीच में। तो बच्चों आपको कौन सा इंटरवल स्प्लिट करना था, आपको इंटरवल स्प्लिट करना था 0 से π/2। तो 0 से π/2 में कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो आप कहोगे सर 0 से π/2 के बीच में जो 0 से π/6 का इंटरवल है, यानी कि 0 से 30 का इंटरवल है, उसमें आपका sin 3x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जो 30 से 90 का इंटरवल है उसमें आपका sin 3x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बोलो भाई समझ में आ गया, आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई, बहुत देर तक समझा दिया। तो बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो था क्वेश्चन cos sin 3x पे था। तो आपने अभी देखा था कि sin 3x को मैंने किस तरह से स्प्लिट किया था। सबसे पहले मैंने देखा कि जो आपका x है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो 3x लाई करेगा 0 से 3π/2 के बीच में, 3x लाई करेगा 0 से 3π/2 के बीच में। तो मेरे को cos थीटा का ग्राफ देखना है कि cos थीटा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। आप 3x की जगह मन में थीटा भी लेट कर सकते हो। तो ऐसा करोगे तो आपके पास जो है इस तरह का ग्राफ बनेगा cos का। ये cos का ग्राफ आपके सामने बन के तैयार हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब 3x लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में तो उसमें cos थीटा यानी कि cos 3x आपका पॉजिटिव होगा। दैट मींस x लाई करेगा 0 से π/6 के बीच में, उसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और जब 3x लाई करेगा π/2 से 3π/2 के बीच में तो उसमें cos थीटा यानी कि cos 3x नेगेटिव होगा। दैट मींस x लाई करेगा π/6 से π/2 के बीच में, तो उसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद बच्चों मैंने आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराया है कि आपका जो इंटरवल है यानी x लाई करता है 0 से π/2 के बीच में, और फंक्शन है आपका sin पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। इसको बच्चों जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर
आप तसल्ली से जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन 4x आएगा, बल्कि मैंने आपको कह दिया है कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का डिफरेंशिएशन आपको हमेशा के लिए याद रखना है, दिस इज माइनस साइन 4x। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बिल्कुल कहानी वैसे ही चलेगी जैसे साइन 3x कॉस 3x के लिए अभी मैंने पीछे चलाई है। सबसे पहले आप कहोगे कि जो आपका x है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे साइन 4x है तो 4x लाई करेगा 0 से 2 पाई के बीच में। तो बच्चों 0 से 2 पाई के बीच में आप साइन का ग्राफ बना लो, ठीक है ना। अब आप उसमें चेक कर लो, वो साइन का ग्राफ 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो है थीटा की जगह आपका 4x है, तो एक बार 4x आप 0 से पाई के बीच में लोगे, एक बार 4x आप पाई से 2 पाई के बीच में लोगे। ऐसा जब आप करोगे तो आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन निकल करके आ गई होगी। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो न समझ में आने पर इसको पॉज करके आप दोबारा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, दिस इज फाइंड द इंटरवल in which the function fx is equal to sin x plus cos x। x आपका लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में, आपको बताना है कि इस कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखने में जितना इजी है इंटरवल निकालने में उतनी ही यहां पे लोगों की बैंड बच जाती है, क्योंकि इंटरवल को प्रॉपर्ली निकाल नहीं पाते, गलत हो जाते हैं इंटरवल। आप भले निकाल करके चेक कर लो, आपका भी इंटरवल गलत आ जाएगा इतना सिखाने के बावजूद भी। तो होपफुली मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया है आपके पास, बच्चों फंक्शन दिया है sin x प्लस cos x। कहोगे सर ये तो फंक्शन बड़ा आसान है, आसान है तो करो भैया। sin x का हो गया cos x का हो गया माइनस sin x। तो ये बच्चों आपका आ गया f डैश x इज इक्वल टू, ये आ गया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप क्या करोगे, यही तो करोगे कि f डैश x ग्रेटर देन 0, यही तो करोगे। अब 0 जब ग्रेटर देन 0 करोगे तो ग्रेटर देन 0 करने पे क्या बताओगे, क्या सिर्फ 0 से पाई बाय 4 बताओगे कि 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ 0 से पाई बाय 4 आता है, उसमें ये cos x माइनस sin x पॉजिटिव होगा। क्या कोई और इंटरवल नहीं हो सकता क्या, क्या 0 से 2 पाई के बीच में यही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो बच्चों आपका आंसर छूट जाता है यहाँ पे। अभी और भी ऐसा इंटरवल था जिसमें ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो इंक्रीजिंग पता है बच्चों, ऐसे देख करके आप बताओगे तो सिर्फ 0 से पाई बाय 4 ही बता पाओगे, क्योंकि आपको आपके सर ने रटवा दिया कि 0 से पाई बाय 4 के बीच में cos x का ग्राफ sin x से बड़ा होता है। लेकिन जब आप निकालने बैठोगे तो 0 से पाई बाय 4 के अलावा एक और इंटरवल आएगा, वो आएगा 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। लेकिन ये सब बातें करने पर डिपेंड करती है। अब आप डिपेंड करता है कि आप इसको ग्राफिकली करते हो या लिख करके करते हो। ग्राफिकली करोगे तो भी आपका गलत हो जाएगा, तो डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाते हो। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आप यहां पे करें क्या, सबसे पहले कहोगे कि सर इसको एक तरीका होता है एक रिप्रेजेंट करने का। सर जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के सर ने बताया था कि a sin x प्लस b cos x की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग आप कैसे करते थे, इसकी प्रूविंग करने के लिए आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, याद है आपको। तो वैसे ही आप इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट करने की पहले कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल निकालने के लिए आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना हो ही नहीं पाएगा ये। तो बच्चों ये हो गया cos x 1/√2 को लिख दो sin पाई बाय 4, sin x 1/√2 को लिख दो cos पाई बाय 4। समझ में आ गया। तो बच्चों आपका जो f डैश x हो गया वो हो गया √2 टाइम्स, जरा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, दिस इज sin a cos b माइनस cos a sin b, दिस इज sin ऑफ a माइनस b। इधर ध्यान दीजिए, यानी कि बच्चों आपका जो f डैश x है वो आया है √2 टाइम्स sin ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, ये आया।
तो बच्चों आपको अब निकालना है कि ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। कैसे करोगे आप? करोगे सर एफ डैश एक्स पॉजिटिव कर दिया, यानी कि √2 टाइम्स साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स को पॉजिटिव कर दिया, यही तो क्या। अब आप क्या करोगे? कहोगे सर हमको बताया गया है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये तो पता है। तो सर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं कि √2 टाइम्स साइन के अंदर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली ग्राफ में या प्रैक्टिकली फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस बाहर निकल आएगा। तो सर अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो शायद आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सभी बच्चे देखें, यहां तक उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस π/4 लेस देन 0। सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, आपका जो x है, ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपका x है वो 0 से 2π के बीच में लाई करता है। आपका जो x है वो 0 से 2π के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब ये बताओ, किसी भी एंगल का जो साइन होता है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो नेगेटिव कब होता है? किसी भी एंगल का साइन, आपने पीछे ग्राफ देखा था साइन का, तो किसी भी एंगल का साइन नेगेटिव कब होता है? तो कहोगे जब वो एंगल जो है वो कहां से कहां लाई करे, कहोगे पाई से 2π के बीच में लाई करे, ठीक है, यही तो लिखोगे। अब यहां से आप x निकालने की कोशिश करो, तो आप जब x निकालने की कोशिश करोगे तो पूरे में π/4 ऐड करोगे। जब पूरे में π/4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा π + π/4, तो π + π/4 कितना हुआ? 5π/4। यहां π/4 ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2π + π/4, ये 9π/4। तो इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आ गई कि सर ये जो 9π/4 है ये तो 2π से इंक्रीज कर गया, 9π/4 तो 2π से इंक्रीज कर गया, क्योंकि 9π/4 क्या है? 9π/4 है 2π प्लस π/4। ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही कम लोग इसका इंटरवल निकाल पाते हैं। 9π/4 का क्या मतलब हुआ? 9π/4 का मतलब हुआ 2π + π/4, यही तो मतलब हुआ ना। आपने ऐसे ही तो लिखा था 9π/4। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका जो x है वो लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 5π/4 से 2π, 5π/4 से 2π एंड 2π से कहां लाई कर रहा? ध्यान से देखिए, अब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम ASTC के अकॉर्डिंग चले तो हमारा जो इंटरवल है वो 2π से 9π/4 है। कितना है? 2π से 2π + π/4, या इसको 9π/4 भी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पता नहीं आपको ASTC आता कितना है, मेरे को पता नहीं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5π/4 से 2π यूनियन 0 से, क्योंकि 2π से 2π + π/4, इसका मतलब क्या हुआ? 0 से π/4 भी आप लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये जो इंक्रीजिंग है वो किस इंटरवल में है? 0 से π/4 तो आप पहले ही से जानते थे, लेकिन 5π/4 से 2π में भी ये इंक्रीजिंग है। लेकिन ये आपका आंसर छूट जाता है और इसी वजह से ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये इंटरवल निकाल पाए। मैंने तो निकाल दिया, लेकिन पता नहीं आपको समझ में कितना आया, ये मेरे को नहीं पता। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको ये ASTC क्लास 11th वाला मतलब कितना ज्यादा क्लियर है, कितनी जल्दी जल्दी आप इंटरवल्स निकाल पाते हो। तो ये बात है बच्चों। अब बच्चों आपके पास एक छोटा सा काम रह गया है। अगर आप डिक्रीजिंग के लिए निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? वही काम पूरा रिपीट करोगे और लास्ट में कंडीशन आ जाएगी, उसको भी आप कंप्लीट कर लो। क्या लास्ट में कंडीशन आ जाएगी आपके पास? कि साइन ऑफ x माइनस π/4 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगी। इसके लिए जो भी इंटरवल आएगा उसके लिए फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आप चेक कर लो, पीछे जो आपने किया था वो माइनस की वजह से इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई थी, यहाँ पे भी रिवर्स हो जाएगी तो वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो बच्चों आपको यहां समझना पड़ेगा कि जो x माइनस पाई बाय 4 है, यानी साइन थीटा का थीटा कहां से कहां लाई करेगा, साइन थीटा का थीटा कहां से लाई करेगा, लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। तो साइन थीटा 0 से पाई के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, उसमें आप पाई बाय 4 पूरे में ऐड कर लो। जब पाई बाय 4 पूरे में ऐड करोगे तो पाई बाय 4 एक्स पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4। तो बच्चों ये देखिए आपका मैंने इंटरवल निकाल दिया। इस इंटरवल में जो फंक्शन होगा आपका, इस इंटरवल में फंक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग के लिए भी निकाल दिया, इंक्रीजिंग के लिए भी निकाल दिया। ओके, इसके पहले वाले बच्चों को, इससे पहले वाले कंसेप्ट में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दे देता हूं। बेटा देखो, आपको बताया क्या होगा, ऐसा कभी पढ़ाया क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं इधर, इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हैं और घूम करके वापस आ जाते हैं 2 पाई ऐड करके, तो वैल्यू फिर से रिपीट होने लगती है। और घूम करके फिर से आप वापस आएंगे 2 पाई ऐड करके, वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी। तो बच्चों अगर हम 2 पाई से 2 पाई, मतलब अगर हम 2 पाई से 9 पाई बाय 4 लिखें तो इसका मतलब वो 0 से पाई बाय 4 ही तो हुआ। इधर ध्यान दो, अगर हम 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाय 4 लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो तो 0 से पाई बाय 4 ही तो हुआ। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 2 पाई अगर हम घूम करके वापस आ रहे हैं तो वैल्यू तो रिपीट करेगी ना। जो वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में होगी वही 2 पाई से 9 पाई बाय 4 के बीच में होगी। लेकिन अगर आप हमसे कहोगे सर आप 2 पाई से 9 पाई बाय 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपका इंटरवल ही 0 से 2 पाई के बीच में डिफाइंड है। इसलिए हम 2 पाई से 9 पाई बाय 4 को 0 से पाई बाय 4 में स्प्लिट कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि भैया जो 0 से पाई बाय 4 के बीच में उसकी वैल्यू होगी फंक्शन की, वही 2 पाई से 9 पाई बाय 4 के बीच में होगी। इसलिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के लिमिट के अंदर रहने के लिए 2 पाई से 9 पाई बाय 4 के इंटरवल को 0 से पाई बाय 4 में कर लिख दे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और तो भी ना समझ में आए तो मेरे से दोबारा पूछिएगा। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले, ये होते तो 2 नंबर के ही वेटेज के हैं, लेकिन 2 नंबर में ही जान निकाल देते हैं। तो बस ये आप देख लीजिएगा कि आप इसको कर पाए। और मैंने आपको वही क्वेश्चंस कराए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है ना, मैंने आपको लेफ्ट राइट कहीं पे घुमाया ही नहीं है, हमने वो क्वेश्चंस कराए ही नहीं है जो नहीं आते हैं, मैंने कराए वही वाले जो एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये मेरी 3rd क्लास है, तो 3rd क्लास में पेशेंस बच्चों का लूज हो जाता है। तो अगली बार से मैं अपनी पहली या दूसरी क्लास ही लगवाऊंगा, क्योंकि पेशेंस लूज हो जाता है 3rd क्लास से। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए 2 मिनट। तो सभी बच्चे ध्यान दें, जितने बच्चे क्लास में हैं, अब जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो सीधा सीधा 5 मार्क्स का ही वेटेज है। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 5 मार्क्स वाले ही क्वेश्चंस के वेटेज वाले होंगे, या तो उनको 2+3 में भी स्प्लिट किया जा सकता है। तो पहले हम उसका एक छोटा सा पार्ट आपको समझाते हैं ताकि आप जल्दी समझ पाओ फिर वाले क्वेश्चंस को जो 5 नंबर के। तो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन बच्चों आपके साथ मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, अभी इजी देता हूं, दिस इज फाइंड 2 positive numbers, find 2 positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आपको 2 नंबर्स निकालने हैं जिससे x प्लस वाई जो है आपका 60 हो और एक्स वाई क्यूब आपका मैक्सिमम। तो बच्चों सबसे पहले एक तो एक छोटा क्वेश्चन है, ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में, मैं आपको सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ।
बच्चों इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा कि क्वेश्चन में वो मैक्सिमाइज करने के लिए किसको कह रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन है जिसको आप देख करके समझ गए कि यहाँ पे एक्स वाई क्यूब की ही मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लेकिन आपके पास इससे बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप हमसे ये कहोगे कि सर आप पहचान कैसे जाते हो कि किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो हम पहचान नहीं जाते हैं, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो पता पड़ जाता है कि उसमें किस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एरिया विल बी मैक्सिमम लिखा होगा तो एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम लिखा होगा तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे। यानी कि किस फंक्शन में आपको मैक्सिमम मिनिमा लगाना है, ये क्वेश्चन पढ़ करके ही समझ में आता है। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं, तो आप देख लो। देखिए, तो आपके पास बच्चों यहां जो फंक्शन है वो है एक्स वाई क्यूब। अब y इज इक्वल टू मान नहीं लेंगे क्योंकि पहले ये दिया हुआ, तो हम इसको कुछ और मान लेते हैं, p मान। ठीक है, तो फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, या तो हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे या तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को इजी कर लेते हैं। कैसे इजी कर लेते हैं, अगर हम y का क्यूब खोलेंगे तो डिफिकल्ट पड़ेगा, हम x की वैल्यू आप पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 60 माइनस y, ये वैल्यू मैंने पुट की। अब मैंने एक्स वाई क्यूब की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करके चेक करो जरा क्या आ रहा है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यह आएगा 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। सभी बच्चे चेक कर ले, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। उसके बाद बच्चों एल्गोरिथम क्या होती है, आपको लिखना होता है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ p, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ p we must have dp by dy is equal to 0। बच्चों यही एल्गोरिथम होती है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसको dp by dy उसका 0 कर दो, 0 करने पर यहां पर y की क्रिटिकल वैल्यूज निकल के आएंगी। तो जब आप 0 करेंगे तो बच्चों यहां से y की वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 45। अब आप क्या चेक करोगे कि भैया अगर y 0 हो गया तो फंक्शन ही आपका खत्म हो जाएगा, तो y अपनी वैल्यू 0 तो ले नहीं सकता, तो y को 45 लोगे। अब आप यहां पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस y पर, अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस y पर पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, और डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस y पे नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इस बात को आप अलग से लिख लीजिए अभी। तो बच्चों ये बात आपको पहले भी बताई गई होगी कि किसी फंक्शन का अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट उस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन जो होगा आपका वो मिनिमम वैल्यू देता है, और डबल डेरिवेटिव टेस्ट किसी क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव आता है तो फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है ना, ये आपको बताया गया होगा। तो बच्चों आपने इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करिए, यानी अब आप उसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, जो आपने dp by dy निकाला है उसी को आप दोबारा डिफरेंशिएट करिए, और जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर, और दोबारा डिफरेंशिएट करके उसमें y की जगह क्या डाल दीजिए, 45 डाल दीजिए, y की जगह 45 डाल दीजिए, और चेक कर लीजिए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ये बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालनी नहीं होती, ऐसे ही आप चेक कर लो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ये यानी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 45 पर जो आपका फंक्शन है p वो कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। समझ में आया? इसलिए आप इस बात को लिख लोगे कि सो p गिव्स
मैक्सिमम वैल्यू एट y इज इक्वल टू 45। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों आपको अगर वो दो नंबर्स निकालने हैं तो वो दो नंबर्स आपके निकाल लीजिए। y आपका 45 है, तो x प्लस वाई आपका 60 है, इसका मतलब आपका जो x है वो 15 हो जाएगा। तो आपके वो दो नंबर्स क्या हो गए जिसपे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा? तो वो नंबर हो गए x इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 45। कुल मिला के बच्चों करना कुछ नहीं होता है, करना बहुत आसान होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में आपको सिर्फ ये करना होगा कि फंक्शन आपके पास गिवन होगा, उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकालोगे, डिफरेंशिएशन निकाल के उसको जीरो करोगे, यहां से क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी अल्फा और बीटा, फिर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे यानी कि एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, फिर x इक्वल टू अल्फा उसमें डालोगे। अगर ये निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब एफ एक्स क्या देगा? गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? और मान लीजिए अगर आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट किसी x पर पॉजिटिव आ गया तो आपका जो फंक्शन होगा उस x पे कैसा देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। तो बच्चों यही होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, और इसी एल्गोरिथम को यूज करके एग्जाम्स में यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया नहीं है, मैं आपको अगले टर्न पे कराऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ के आ गए हो?